गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेसन 5 को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। दैनिक जीवन में हम बहुत से यौगिक जो रासायनिक यौगिक है उनका उपयोग करते हैं। वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न पदार्थों के लिए कर सकते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो आइए एक एक यौगिक का अध्ययन करेंगे। टोटल 6 यौगिक हैं ये जो अपने सिलेबस में है। 6 के 6 टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है या पहला रासायनिक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे सूत्र जो होता है इसका वो होता है NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कह देते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है इसे हम साधारण भाषा में नमक भी कहते हैं, घरेलू भाषा में हम इसको नमक भी बोल देते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो बनाने की विधि है, ये बनता कैसे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है ये समुद्र के पानी या खारा पानी, आपको पता है समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो ये समुद्र के पानी या खारे पानी, कोई नदी हो सकती है खारे पानी की, उस खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। ये जो बनाया जाता है इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं और ये जो अशुद्धियां होती हैं ये MgCl2 के रूप में या CaCl2 के रूप में इसमें पाई जाती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नमक को बड़ी बड़ी टंकियों में, नमक का जो संतृप्त विलयन होता है, नमक का संतृप्त विलयन, नमक के संतृप्त विलयन में HCl गैस प्रवाहित की जाती है। HCl गैस, और HCl गैस जैसे ही इसमें हम प्रवाहित करते हैं तो जो नमक होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। NaCl जैसे ही हमें नमक के संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरते हैं और भरने के बाद में HCl गैस इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो नमक होता है वो नीचे बैठ जाता है, अशुद्धियां जो होती हैं वो ऊपर रह जाती है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध नमक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस NaCl के अंदर हम आगे बात करते हैं। ये तो इसके बनाने की विधि हुई, खारे पानी से बनाया जाता है, चाहे वो समुद्र का हो चाहे किसी ऐसी नदी का हो जिसमें खारा पानी हो। आगे बढ़ते हैं, इसके गुणों की बात करते हैं। NaCl के गुण क्या होते हैं, नमक जो होता है उसके क्या गुण होते हैं। तो जो पहला गुण है वो है कि ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है। श्वेत सफेद रंग का होता है नमक। दूसरी बात करें तो इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक होता कितना है तो आप बताएंगे 1081 केल्विन होता है। 1081 केल्विन गलनांक आपको पता है। गलनांक का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ को द्रव में जिस ताप के ऊपर बदल दिया जाए, वह ताप जिस पे ठोस को द्रव में बदल दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। और गलनांक बहुत हाई होता है, यानी कि इसको 1081 केल्विन ताप देंगे तब जाके ये द्रव में चेंज हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ये जल में विलय होता है। जल में विलय हो जाता है, विलय का मतलब घुल जाता है जल में आसानी से, बहुत अत्यधिक विलय होता है। जल में डालते ही मतलब उसके बाद में थोड़ा सा हिलाने पर, घुमाने पर ये घुल जाता है। इसके बारे में बात करें, इसका जो जलीय विलयन होता है, जल में घोलने के बाद में जो इसका जलीय विलयन बनता है वो आयनित होता है। आयनित का मतलब होता है उसमें Na+Cl नेगेटिव के रूप में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो ये हमने इसके कुछ गुणों की बातें की। आगे बढ़ते हैं।
इसके उपयोग देखते हैं। जो NaCl है ये क्या उपयोग होता है इसका। तो सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसका भोजन बनाने में करते हैं। भोजन में स्वादानुसार नमक मिलाया जाता है। तो भोजन जो होता है या खाद्य पदार्थ जो होता है उनमें भोजन के रूप में या भोजन बनाने में। दूसरा इसका उपयोग हम करते हैं खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है जैसे कि हमने इसमें अमल की बात की थी, तो अमल के अंदर हमने सिरका पढ़ा था। सिरका के अंदर एसिटिक अमल होता है। सिरका हम अचार वगैरह में मिलाते हैं ताकि अचार खराब न हो। तो इसी प्रकार अचार वगैरह में नमक भी खाद्य परिरक्षण के लिए मिलाया जाता है ताकि अचार जो होता है वो खराब नहीं हो या अन्य कोई खाद्य सामग्री है वो खराब नहीं होती। खाद्य परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल या उपयोग होता है। इसके बाद में बात करें तो ये हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी काम आता है। हिमीकरण मिश्रण। अब ये हिमीकरण मिश्रण क्या होता है। हिमीकरण मिश्रण का मतलब होता है कि जब जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पे ठंड पड़ती है तो क्या होता है कि बर्फ पड़ने लगती है। बरसात जो होती है वो बर्फ के रूप में होती है। इसे हमें बर्फ के रूप में जो बरसात होती है उसमें क्या होता है कि जो सड़क होती है उस सड़कों पे बर्फ जमा हो जाती है। बर्फ जमा होने से वहाँ का जो परिवहन के साधन होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि आगे बर्फ होती है तो जो एरिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस बर्फ को सड़क से हटाने के लिए एक मिश्रण बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण मिश्रण। और इस मिश्रण में क्या होता है, बहुत सारा नमक होता है। नमक के कारण क्या होता है, बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है और सड़क से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो हिमीकरण मिश्रण में यानी कि बर्फ को पानी में बदलने के लिए ताकि रास्ता है वो खुल जाए, इसके लिए हम उस बर्फ पे क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। चौथी अगर बात करें तो आगे कुछ हमें और यौगिक जो पढ़ेंगे, जो आगे के जो यौगिक पढ़ेंगे जैसे कि NaOH है, NaHCO3 है या फिर Na2CO3 है। ये जो कुछ यौगिक हम आगे पढ़ेंगे इनका जो निर्माण होगा वो भी किसके द्वारा होगा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा होगा। तो आगे इनका जो निर्माण होगा ये भी किसके द्वारा होता है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा। यानी कि ये कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। इन यौगिकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में काम में कौन आता है, NaCl। तो ये हमने बात की NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण भाषा में नमक भी कहते हैं। आगे दूसरे यौगिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो यौगिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं इसको। कॉस्टिक सोडा, इसका निर्माण कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप जानते हैं NaOH को हमने प्रबल क्षार के रूप में लिखा था, प्रबल क्षार होता है ये। तो इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है कि इसका निर्माण होता है NaCl के विद्युत अपघटन से। NaCl का विलयन होता है इस प्रकार से, और NaCl का जो विलयन होता है इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड मानते हैं और एक इलेक्ट्रोड को कैथोड मानते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड मानते हैं, एक को कैथोड मानते हैं। जो कैथोड होता है, इस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जमा होती है और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस जमा होती है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस। इसी प्रकार जो NaOH होता है, ये NaOH ये कैथोड पर इसके नीचे जमा हो जाता है। कैथोड पर NaOH क्या हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है। यानी कि NaOH जो है ये NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन का मतलब होता है इन एनोड और कैथोड को हम बैटरी से जोड़ के क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ के इसमें करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो NaCl का जो विलयन होता है ये टूट जाता है और टूटने से कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। इसी प्रकार कैथोड पे ही नीचे किसका निर्माण हो जाता है,
NaOH का निर्माण हो जाता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके निर्माण की एक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे NaCl। NaCl को हमने किसमें मिलाया, H2O में, यानी NaCl का क्या बनाया, विलयन बनाया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इससे क्या निर्माण हो जाएगा, NaOH बना, फिर क्लोरीन बना, और साथ में क्या बनी थी, हाइड्रोजन। तो यानी कि हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं NaOH का जो निर्माण होता है वो NaCl के साथ में जल मिलाने से होता है या उसके विद्युत अपघटन से होता है। आगे देखिएगा, इसके गुणों की बात करते हैं। NaCl के गुण, NaOH के गुण। NaOH जो होता है ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। श्वेत सफेद रंग का होता है, चिकना होता है और ठोस होता है। दूसरी इसमें बात करें तो इसका जो गलनांक होता है NaOH का, वो होता है 591 केल्विन। जो गलनांक होता है यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, वो कितने ताप पर होती है, 591 केल्विन ताप पर, 591। यानी कि NaOH जो है इस ताप पर किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में बदले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हमने आपको भी बताया कि ये प्रबल क्षार होता है। क्षार के अंदर, प्रबल क्षार में हमने NaOH को पढ़ा था, क्योंकि OH नेगेटिव आयन देगा ही। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, शीघ्र विलय हो जाता है। पानी के अंदर अगर इसे मिलाएंगे, पानी में जैसे ही इसको डालेंगे, डालते ही क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, यानी कि शीघ्रता से विलय होता है जल में। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जैसे मिश्री होती है उसमें क्रिस्टल होते हैं, वैसे इसके क्रिस्टल जो होते हैं ये प्रस्वेद होते हैं। ये इसके हमने गुणों की बात की। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, गलनांक 591 केल्विन, प्रबल क्षार है, शीघ्र विलय है, क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं। आगे उपयोग की बात करते हैं। इसके उपयोग देखिएगा। NaOH जो होता है कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा काम आता है साबुन, कागज तथा सिल्क उद्योग में। साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में कौन काम आता है, NaOH। इन उद्योगों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें तो अन्य रसायनों का, कई रसायन ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, NaOH के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा, बॉक्साइड एक धातुक्रम होता है। बॉक्साइड जो होता है इसका जो धातुक्रम होता है, बॉक्साइड के धातुक्रम में, बॉक्साइड के धातुक्रम में किसका यूज लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो धातुक्रम है उसको अलग करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये तीन बातें हुई। चौथी अगर हम बात करें तो जो NaOH होता है, इस NaOH का जो उपयोग होता है वो पेट्रोलियम के शोधन में होता है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन का मतलब हो गया कि जो पेट्रोल है उसके शुद्धिकरण में किसका काम आए, कौन काम आएगा, NaOH। यानी पेट्रोल का जो शुद्धिकरण करता है वो कौन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा करता है। इसके आगे अगर पांचवी बात करें इसके उपयोग में, तो NaOH जो होता है ये वसा व तेलों का निर्माण करता है। वसा व तेलों का निर्माण, यानी कि वसा व तेल का निर्माण करने में भी किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हमने बात की दूसरे टॉपिक, दूसरे यौगिक की, जिसका नाम था NaOH, जिसे हमने कास्टिक सोडा भी सोल्ट में कहा था। कंपटीशन एग्जाम के अंदर कास्टिक सोडे का सूत्र पूछा जाता है तो आप NaOH बताएंगे, और इसी प्रकार अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये बताना है। इसमें प्रश्न कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो प्रश्न इस हिसाब से आएंगे कि आपको या तो इनके नाम देकर, जैसे कास्टिक सोडा दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो इनके सूत्र पूछ लेंगे आपको कि इसका सूत्र क्या होता है, या इनके गुण और उपयोग भी पूछे जा सकते हैं।
इसके अलावा बनाने की जो विधियां होती हैं वो भी पूछी जा सकती है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन, कुछ यौगिक, इसके अंदर कोई भी मतलब पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा उसके गुण, उसके बनाने की विधि, उसके उपयोग और उसके जो सूत्र और जो नए नाम है उसके जो साधारण भाषा में लिए जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरे यौगिक पे चलते हैं। तो जो थर्ड यौगिक है उसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है, इस विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम में आता है। ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? Ca का मतलब कैल्शियम, O से हम लेंगे ऑक्सी, O से हम लेंगे ऑक्सी, और Cl2 क्या होता है? क्लोराइड होता है। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यानी कि आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, इसका जो बनाने की विधि है, ये बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। तो जो विरंजक चूर्ण होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसे, आपको पता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। जब शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर होल्टवाइस पर क्लोरीन जो होता है, इस क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो CaOCl2 प्लस में H2O का निर्माण होगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को हम प्रवाहित करेंगे, तो क्लोरीन गैस इससे क्रिया करेगी और क्या बना लेगी? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण बना लेगी, और H2O का निर्माण, जल का निर्माण हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में विरंजक चूर्ण बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं, इसका निर्माण हो गया, अब गुणों की बात करते हैं हम। पहले देखिएगा इसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो जो विरंजक चूर्ण होता है ये पीले रंग का, कैसा होता है? पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। इसकी जो गंध होती है तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण का मतलब तेज गंध आती है, इसमें तेज गंध आती है, और कैसा पदार्थ है? एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये ठंडे जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, ठंडे जल में विलय। यदि इसको जल में घोलना है हमें, तो जल में घोलने के लिए जल कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। गर्म जल में ये आसानी से नहीं घुलेगा या विलय आसानी से नहीं होगा। आगे बात करें तो अगर इसे हम वायु में खुला रख देंगे, जिस भी पात्र के अंदर ये है उस पात्र को ढककर रखते हैं, जैसे ही इसको खोल देंगे और ये वायु के संपर्क में आ जाएगा या वायु के अंदर खुला रह जाएगा, तो इसके द्वारा क्लोरीन गैस मुक्त होने लगेगी। जो क्लोरीन गैस है वो इससे क्या हो जाएगी? बाहर निकलने लगेगी। वायु में जैसे इसको खुला रख देंगे, ढक्कन को हटा देंगे, तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विरंजक चूर्ण होता है, इसकी अगर हम अम्लों से क्रिया करवा दें, अम्ल कौन से? तो आप बताएंगे तनु अम्लों से। तनु अम्लों का मतलब होता है जिसमें विलयन में पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्लों से अगर इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये क्या देगा? क्लोरीन गैस देगा। जैसे कि देखिएगा हम इसकी क्रिया करवाते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसकी क्रिया हमने HCl से करवाई। HCl एक तनु अम्ल है और HCl से करवाने के बाद में इसमें से बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड,
साथ में H2O प्लस में क्या निकलती है, क्लोरीन गैस। यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है इसकी तनु अम्लों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये क्लोरीन गैस को मुक्त करता है, क्लोरीन गैस देता है। तो ये इसकी हमने बात की गुणों की, ये हैं इसके गुण। अब इसकी बात करते हैं उपयोग की। तो देखिएगा इसके उपयोग क्या क्या हैं। अच्छा, इसका एक गुण और रह गया, गुणों की ही बात करते हैं। 4 गुण हो गए थे, 5वां गुण सुनिएगा इसका कि ये जो अभी क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी, हमने पढ़ा था कि CaOCl2 की क्रिया हमने HCl से करवाई और CaCl2 बना, प्लस में H2O बना, प्लस में Cl2 बना। ये जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई, ये जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस को यदि हम जल में प्रवाहित कर दें, क्या कर दें, जल में प्रवाहित कर दें, तो जल में जैसे ही प्रवाहित करोगे तो ये क्या बनाएगी, नवजात ऑक्सीजन बनाएगी। क्या बनाएगी, नवजात ऑक्सीजन गैस। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ये इसमें 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। अगर मैं एक ही ऑक्सीजन का परमाणु ले लूं तो इसे मैं क्या कहता हूं, नवजात ऑक्सीजन कहता हूं। और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होगा कि इसके द्वारा जो क्लोरीन गैस निकली है इसको जल में या जल के साथ संयोग करवाकर या जल के साथ क्रिया करवाकर क्या प्राप्त की जा सकती है, नवजात ऑक्सीजन गैस से प्राप्त की जा सकती है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन गैस होती है यही विरंजक का कार्य करती है। विरंजक का मतलब होता है किसी पदार्थ को कलर देना। इसका वस्त्र उद्योगों में उपयोग किया जाता है, वस्त्रों को रंग प्रदान करने के लिए। विरंजक का मतलब उसको कलर प्रदान करना, कलर दे देना। तो जो कलर देता है इसके अंदर वो कौन देता है, नवजात ऑक्सीजन ही देती है। यानी कि विरंजक का कार्य कौन करती है, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परमाणु है एक वो करता है। अब उपयोग की बात करते हैं। इसके उपयोग देखिएगा इसके, पहला है वस्त्र उद्योग या कागज उद्योग, या फिर वस्त्र उद्योग कागज उद्योग के अंदर कागज या वस्त्र को कलर प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरी हम बात करें तो इससे पेयजल जो होता है, जो पीने का जल होता है वो शुद्ध होता है पेयजल शुद्धिकरण में। इसके अलावा जो विरंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग रोगाणुनाशक में किया जाता है या ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में। इसके अलावा इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात की विरंजक चूर्ण की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यौगिक की। नेक्स्ट जो यौगिक है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 4th बात है वो है बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जो होता है इसको रासायनिक नाम होता है, Na का मतलब आप सोडियम से लेंगे, H का मतलब आप हाइड्रोजन से लेंगे, और हाइड्रोजन के बाद में CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। यानी कि आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका सूत्र है, बेकिंग सोडे का, NaHCO3। NaHCO3 जो है इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग यानी बनाने से ले सकते हो आप, किसी पदार्थ को, किसी सामग्री को, किसी भोज्य पदार्थ को हम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा डाले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि खस्ता पकौड़ी बनाने में, खस्ता पकौड़ी बनाने में किस यौगिक को यूज में लिया जाता है, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, बेकिंग सोडे का, NaHCO3 का।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेकिंग सोडा खस्ता पकौड़ी बनाने में इसका यूज लिया जाता है। आगे देखिएगा, हम इसके बनाने की विधि देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाने के लिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसकी क्रिया CO2 के साथ में और जल के साथ में करवा दी जाती है, और इसके साथ में अमोनिया होता है, यानी कि इसके अंदर कई पदार्थ मिलाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया CO2, H2O और NH3 के साथ में करवाई जाती है। इसको हम अमोनिया बोलते हैं, इसको हम जल बोलते हैं, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसके साथ में एक पदार्थ और बनता है जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl बोलते हैं, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये है इसके बनाने की विधि। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में CO2, H2 और NH3 के साथ क्रिया करवा दी जाती है, जिससे NaHCO3 का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा हमें एक और विधि है, हम क्या करवाएं, Na2CO3 की क्रिया CO2 और H2O के साथ में करवा दें, सिर्फ अमोनिया नहीं मिलाएं। अमोनिया नहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaHCO3 का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा। यानी कि ये दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रख सकते हैं। बस इसमें NH3 है, इसमें NH3 यानी कि अमोनिया नहीं है। अमोनिया नहीं है तो इसके अंदर जो है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा, इसमें अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बेकिंग सोडा है इसके बनाने की विधि हो गई, गुण पढ़ते हैं इसके। जो खाने का सोडा होता है ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय का मतलब होता है क्रिस्टल के रूप में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, और क्रिस्टल जो होते हैं वो ठोस ही होते हैं। तो ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है। आगे बात करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है इसका जो विलयन होता है, जलीय विलयन, यानी जल में जब इसको मिलाते हैं तो जलीय विलयन इसका कैसा बनता है, क्षारीय प्राप्त होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्राप्त होता है। ये जो जल होता है इस जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय का मतलब जल के अंदर कम घुलता है, ये ज्यादा नहीं घुलता है, तो अल्प विलय होता है। विलयन जो होता है इसका क्षारीय होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर इसको CO2 गैस के साथ हम इसको जब हम गर्म करते हैं तो CO2 गैस प्राप्त होती है। जैसे कि देखिएगा NaHCO3 है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, और जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे बेकिंग सोडे को तो हमें क्या प्राप्त होगी, देखिएगा Na2CO3, वही सेम पदार्थ हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जिस पदार्थ के द्वारा हमने इसका निर्माण किया था वही पदार्थ हमें इसके गर्म करने पर प्राप्त हो जाएगा। हमने इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर क्या किया था, बेकिंग सोडे का निर्माण किया था, लेकिन इसको गर्म करेंगे तो वापस वही पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इसके उपयोग की। ये हमने की इसके गुणों की बात। अब हम बात करते हैं उपयोग की। बेकिंग सोडा जो होता है इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, खाद्य पदार्थों में, या हम सोडा वाटर बनाते हैं। सोडा वाटर बनाने में या खाद्य पदार्थों का जो निर्माण किया जाता है उसमें बेकिंग सोडे का यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
पेट की जो अम्लता है, एसिडिटी, हमने कल बात की थी, इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमने कहा था MgOH की होल ट्वाइस काम आता है, जिसे हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा तो ये अम्लता दूर होती ही है। इसके अलावा अगर बेकिंग सोडे का भी यूज लिया जाए NaHCO3 का, तो उससे भी हमें पेट की अम्लता दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो हम चींटी का डंक होता है, जब चींटी काट लेती है तो अगर बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगा दिया जाए तो त्वचा में जलन और दर्द का अनुभव भी नहीं होता। आगे देखिएगा, इसका उपयोग मंद प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, मंद प्रतिरोधी के रूप में। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो अग्निशामक यंत्रों में होता है, अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशालाओं में। नेक्स्ट बात करें तो प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में करेंगे, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने इसकी बात की उपयोगों की। चौथा यौगिक भी कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा क्या, बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो मैंने बताया है उसी में से प्रश्न आएंगे, उतना ही है, बुक में भी किताब में भी उतना ही है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे के थोड़ा समझ के पढ़ाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा खाने का सोडा, धावन सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा। धावन सोडे को हम धोने का सोडा भी बोलते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2, यानी 10H2 इसमें क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा धावन सोडे का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बनाने की जो विधियां हैं, बनाने की विधि, इस विधि को हम बोलते हैं साल्वे विधि। क्या बोलते हैं, साल्वे विधि। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, साल्वे विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, किस यौगिक का निर्माण किया जाता है, तो आप बताएंगे धावन सोडा का निर्माण किया जाता है। धावन सोडा या धोने का सोडे का निर्माण किया जाता है, जिसका सूत्र Na2CO3.10H2 होता है। होता क्या है कि हमें इसके अंदर जो वही प्रोसेस जो हमने पहले की थी, NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसको क्या किया था, गर्म किया था। जब गर्म किया था तो क्या प्राप्त हुआ था, Na2CO3, H2O और CO2। क्योंकि इन्हीं पदार्थों को मिला के हमने क्या बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था। तो इन्हीं पदार्थों को मिला के अगर बेकिंग सोडा बनाया था तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर यही पदार्थ प्राप्त होंगे, और जब यही पदार्थ प्राप्त होंगे तो Na2CO3 जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हमें जल के 10 अणुओं के साथ में करवाएंगे, तो ये क्रिस्टलन जल के रूप में इससे जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, धोने का सोडा या धावन सोडे का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो धावन सोडा होता है इसके गुणों की बात करते हैं। इजी है ये तो। धावन सोडे का जो बनाने की विधि है वो व्यंजक चूर्ण जो बेकिंग सोडा है उससे ही याद हो जाएगी, यानी बेकिंग सोडे और धावन सोडे में आपको एक ही रिएक्शन जो है वो याद रखनी है। हम बात करते हैं इसके गुणों की। तो ये एक प्रकार का सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। साबुन अपमार्जक को हम क्षारीय मानते हैं, उनको छूने से चिकनाई का एहसास होता है, तो इसका जो विलयन होगा, जलीय विलयन, वो भी क्या होगा, क्षारीय होगा। जो धावन सोडा होता है इसका जो विलयन होता है वो भी क्या होता है, क्षारीय होता है। आगे बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वो धुलाई के अंदर, धुलाई प्रक्रिया में या धुलाई सफाई प्रक्रिया जो होती है, हम कपड़े धोते हैं, धुलाई
सफाई क्रिया में। धुलाई सफाई, कपड़े वगैरह धोते हैं, नहाते हैं। धोने का सोडा जो होता है वो ज़्यादातर इसी में जो ये सर्फ मार्जक वगैरह जो बनते हैं वो इससे ज़्यादा बनते हैं, जिससे कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह धोए जा सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा अभी कि बेकिंग सोडे का निर्माण इसी से हो रहा है। हमने देखा कि जो कास्टिक सोडा हमने पढ़ा NaOH, उसका निर्माण भी इसी से हो रहा था। इसके बाद में हमने देखा कि जो कांच अगर हम बनाएंगे या साबुन हम बनाएंगे या इसके अलावा जो सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, कांच हो गया, साबुन हो गया, इनके जो निर्माण में हम किसका यूज लेते हैं? निर्माण करने के लिए धावन सोडे का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हुआ था। हमने इन सब की बनाने की विधि में कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि पड़ी थी उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया था। इसके अलावा जो इसका उपयोग होता है वो अपमार्जक के रूप में होता है। आपको पता है अपमार्जक के रूप में, कपड़े वगैरह धोने में अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो कागज, पेंट उद्योग में भी किया जाता है। तो जो धावन सोडा होता है इसके कई उपयोग हैं, जो 6 उपयोग हमने इसके पढ़े हैं। सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्षारीय विलयन है, धुलाई सफाई क्रियाओं में, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में भी, और कागज और पेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ये हो गया 5वां टॉपिक अपना, उपयोग हो गए ये इसके। अब हमें उपयोग की बात कर ली हमने, ठीक है ना। ये यहाँ से उपयोग है इसके गुण 2 ही हैं, 2 गुण हैं इसके। इसके अलावा क्या होता है, 2 गुणों की बात की थी, सॉरी, हमने 2 गुणों के बाद में हमने इसके उपयोग पढ़े थे, ठीक है। वो मेरे को बताना याद नहीं रहा। गुण हो गया, इसके उपयोग हो गए। इसका एक गुण और होता है, मैं गुण की बात कर लेता हूँ। एक गुण रह गया इसका कि ये जो Na2CO3 और .10H2O है, यानी कि धावन सोडा जो है, इस धावन सोडे को अगर गर्म करेंगे तो गर्म करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सोडा एस प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम सोडा एस कहेंगे। सोडा एस प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको गर्म करने पर प्राप्त होता है, ध्यान रखना। लास्ट यौगिक की बात करते हैं, जो हमारा छठा यौगिक है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं शॉर्ट में। P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है जिसका नाम है पेरिस, इस पेरिस के अंदर सबसे पहले क्या बनाया गया था? POP बनाया गया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया था, ठीक है। आगे सुनिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका जो निर्माण होता है वो जिप्सम के द्वारा होता है। CaSO4.2H2O जो होता है, इसको गर्म करने से 393 केल्विन पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CaSO4.12H2O प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? POP कहते हैं। इसे रासायनिक रूप में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका जो सूत्र होता है वो CaSO4.12H2O होता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोलते हैं। रासायनिक रूप में क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। जिप्सम है ये। इस जिप्सम के द्वारा क्या होता है? इसको गर्म करने पर 393 केल्विन पर तो POP का निर्माण हो जाता है। इसके उपयोग आपको पता ही है। उपयोग गुण की बात करें तो गुण के अंदर ये श्वेत पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, श्वेत पदार्थ होता है। ये ठोस तो ये जिप्सम, इसमें पानी मिलाने से होता है। जब हम जो POP होती है उसको पानी में मिला देते हैं तो वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा। जिप्सम में चेंज हो जाएगा तो जैसे कि हाफ H2O है, इसमें 1.5H2O अणु और जोड़ेंगे तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। 2H2O हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? जिप्सम का। यानी POP को जब हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो वो कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अब जिप्सम कहेंगे।
तो श्वेत पदार्थ होता है, पानी में मिलाने पर जिप्सम देता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके उपयोग की, तो उपयोग आपको पता है मूर्तियां बनाने में किया जाता है, पीओपी की मूर्तियां बनती हैं, या इसके अलावा जो घर बनाए जाते हैं तो घरों में भी छतों के ऊपर जो छत होती है कमरे की, उसके ऊपर पीओपी की जाती है। आपको पता है घर में सजावटी सामान के लिए, घर बनाने में भी इसका यूज लिया जाता है पीओपी का। इसके अलावा इसका मुख्य जो उपयोग होता है वो जब डॉक्टर होते हैं चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, जो प्लास्टर बांधा जाता है टूटी हुई हड्डियों पे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में। तो ये हमने बात की दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ है यौगिकों की। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें से प्रश्न भी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 6 जो टॉपिक है इनमें से पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जरूरी है।